सर, अब पाकिस्तान के शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत करवाई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में भगवत गीता पढ़वा सकते हैं? भारत हमारा दुश्मन है, ये पूछिए कब और कौन था भारतीय? तुम्हारे बाप दादा भारतीय नहीं थे, गए थे लेने अब हिंदू। अगर पाकिस्तान बात ना करे इंडियन जम्मू कश्मीर की, नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, अनाउंस किया है कि इमरान खान विल बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। कि आप हमारे दुश्मन मुल्क में इंडिया का मीडिया जश्न मना रहा है। इस वक्त जो डार्लिंग है मगरबी मीडिया तो छोड़े, इंडिया के मीडिया में वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान के जरिए भारत वो मकसद हासिल कर रहा है जो शायद करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उसको यहाँ हासिल नहीं हो सकते थे। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टेररिज्म that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? इमरान रियाज साहब जो हैं वो अभी तक उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो किसी इदारे के पास नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिली है और उनके करीबी दोस्त हैं उनका ख्याल है कि वो किसी इदारे ही के पास है। कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? ये इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया सेक्युलर है, इंडिया में तो ये बात होती रहती है, पाकिस्तान में ये हम मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ होगी। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के अंदर गीता, कुरान, बाइबल आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में क्या गीता पढ़ाई जा सकती है, ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो है पाकिस्तान के अंदर, कि भाई हिंदुस्तानी ये होते हैं, इंडियंस ये होते हैं, भारतीय ये होते हैं। मतलब एक बहुत ही आसान सवाल पाकिस्तानी खुद को नहीं पूछते, या फिर कहे कि कोई बंदा पूरे पाकिस्तान को एक प्रश्न पूछने के लिए पता नहीं क्यों इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये नहीं कह पाता कि भाई जो ये बता रहे हो कि भाई इंडियंस ऐसे हैं, हिंदू है, तो आप क्या थे? आप अभी जो भी हो, लेकिन आप पहले क्या थे? आपके बाप दादा क्या थे? कौन सी चीज़ों में उन्होंने अपना कन्वर्जन किया और क्यों किया? और अगर मान लीजिए कि आज अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो कौन सी शर्म आ रही है आपको जिससे आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। कलम नीचे रखें शकील साहब, लेट मी टॉक, ताकि मैं आपके लोगों को भी थोड़ा अकल दे सकूं। उस पार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, वो टोन उनकी जो है, कितनी बार वो उस पार के लोगों की बात करते हैं, हार्डली। और इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये हो गया, इंडियन मुस्लिम्स, इतनी पड़ी थी आपको इंडियन मुस्लिम्स की, तो छोड़ के क्यों गए थे? लेकर क्यों नहीं गए साथ में? दूसरी बात, हर मसले में जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बात करते हैं। डू वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर? आर वी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कश्मीर? नो सर, वी आर नॉट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में खत लिखा इमरान खान साहब को जब कोविड हुआ, और उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, उनको वेल विशेस दी। उसमें यह भी लिखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारी तरफ से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वाजपेयी साहब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, नरसिम्हा राव भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सब ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। मुझे कोई हिंदुस्तानी यहां दिखाए, एक खबर दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कोई बयान दिखाए, वाजपेयी साहब ने कभी ये कहा उस पार जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। He never said that। ठीक है, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, वो हमारा क्लेम है। सो व्हाट? क्लेम तो हमारा अक्साई चिन के ऊपर भी है। क्या हमने कोई फोर्स भेजी है उसको रिकैप्चर करने के लिए इन 70 सालों में? नो सर, वी हैव नॉट।
क्या हमने कोई आरएसएस खा जाएगा, कोई भूत है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उसको बना रखा है? क्या आरएसएस ने कोई एक दहशतगर्दी का अटैक पाकिस्तान में किया है? नो सर, वी हैव नॉट। क्या पाकिस्तान आरएसएस के कैडर ने बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाने की कोई कोशिश की है? नो सर, दे हैव नॉट। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? As far as we are concerned, we are sick and tired of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? और हम हिंदुस्तानियों को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि उस पार तो बेटा बाद में जाना, पहले जो जमीन आपके पास है पहले जाओ वहीं पर, तो वहीं जाके आ जाओ, पहले वहीं घूम कर आ जाओ, बाद में दिल लगे तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेना, वहां रहना शुरू कर दो। लानत की बात है, हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने की बात है। 2 साल हो चले हैं, 2 लोगों ने वहां पर जमीन ली है। अगर इसी सिचुएशन में टेबल उल्टा होता और पाकिस्तान में की अगर ये सिचुएशन होती, तो अब तक अगर हिंदू मेजॉरिटी भी होती ना कश्मीर वैली में और पाकिस्तान अगर आपके पास होता, दे वुड हैव टर्न्ड दैट एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इनटू अ माइनॉरिटी। दुनिया की ऐसी की तैसी कर देते। दे वुडंट गिव अ डैम अबाउट इट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। हम पिछले 70 साल से इन्हीं चीजों के अंदर पड़े हुए हैं और शायद यही हमारी कमजोरी भी बन गई है। यही हमारी और हमारी माजी में जो हुकूमतें रही हैं, इंक्लूडिंग मेरे पीछे पंडित नेहरू की फोटो लगी है, कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। ये अल्फाज हैं लोगों के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल कोट। आई गेट अब्यूज्ड ऑन एवरी सिंगल डे फॉर दिस। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। कोई आप बड़ी छाती दिखाएं, 56 इंच का सीना दिखाएं, जाएं वहां पर रह कर दिखाएं कोई। दीज आर द हार्श रियलिटीज। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड भी होगा, टूरिज्म भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा। स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अपने यहां पर जिहादी कुव्वतों को डिसबैंडन करें हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपकी फौज कश्मीर नहीं ले सकती है तो कोई एक आइसोलेशन में बंदा बंदूक उठा के इंडिया से कश्मीर नहीं लेके जा सकता। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। दुनिया के साथ हमने कदम से कदम मिलाकर चलना है। दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। हमारी बुनियाद इसके अंदर है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानीज एज वेल कि वो अपने अंदर थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखें और इस अपने ऑब्सेशन को कश्मीर के साथ दूर करें। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस सर 2 मिनट प्लीज। अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस धरती में अपने पुरखों को तलाशने की कोशिश करें, अपने हीरोज को तलाशने की कोशिश करें। उसके लिए कभी अर्तुगरुल गाजी के पास, कभी सलाउद्दीन अयूबी के पास चले जाते हैं और फिर कोई पाकिस्तानी बैठकर बात करता है कि यार हमें तो अच्छे ताल्लुकात चाहिए हिंदुस्तान के साथ। अगर आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इन सब लोगों से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे एक पाक पवित्र मंदिर को 17 बार लूटने वाले लुटेरे को अगर आप हीरो मानेंगे, वो पहले आपने हीरो बनाया है। बाबरी मस्जिद तो बाद में टूटी है। तो फिर आप ये एतराज भी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने, जब हिंदुओं में दम था, जान थी, सलाहियत थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या फिर कहें शहीद कर दिया। अरे आपके यहां तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया, इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है? इसका वो बुत तोड़ दिया, इसका ये बुत तोड़ दिया, ये मिसालें दी जाती है वहां पर। गेट ओवर विद इट।
अगर अपनी रूट्स को तलाशोगे, अगर ये कहोगे कि ये जो भंगड़ा है जो हम डालते हैं ये भी इसी सरजमीने हिंदुस्तान से पैदा हुआ, ये गिद्दा भी यहीं से आया है, ये बाबा नानक, बाबा फकीर, बुल्ले शाह, वारिस शाह ये भी यहीं के हैं, तो फिर मैं आपको अपने अंदर मेरा अक्स देखेंगे, मैं आपके अंदर अपना अक्स देखूंगा। कहीं इंसाफ बिकता है, कहीं इंसान बिकते हैं। हमारे यहाँ मगर दोनों बहुत आसान बिकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट मेंशन किया जाता है चाइना को कि वो ईगर मुस्लिम, जो चाइना में ईगर मुस्लिम्स हैं, उनकी फ्रीडम के लिए वर्किंग करना चाहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल कौम को अब तैयार हो जाना चाहिए कि बहुत जल्द मुल्क के अंदर जो है जो अशिया है उनकी अब किल्लत होना शुरू हो जाएगी। आज दो खबरें आई आप केपीके के हवाले से। एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को मर्डर कर दिया गया। जो बद से बदतमीज और बदजात हरकत है वो चाइना कर रहा उगर के साथ, और ये मैं आपके चैनल पे नहीं अपने नेशनल टीवी पे हर जगह बोल चुका हूँ। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, स्लेव ट्रेड सब कर रहा है, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब हो रहा है, और उनकी नस्लों को रोकने की कोशिश हो रही है, उनकी वुमेन के स्टरलाइजेशन भी हो रही है। हमारे अपनी अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं, फिर आप गधों पे, जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें। अगर आप यूनाइटेड किंगडम को देखें, इंडियंस आर रूलिंग देम। उल्टा कर दिया हमने, अंग्रेजों की हुकूमत शुरू कर दी है। इंग्लैंड में ऋषि सुनाक है और फिर आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर इज इंडियन। सो इससे वो घबराए हुए हैं, वो दे आर थिंकिंग कि वी आर गोइंग टू लूज आवर कंट्रीज टू दीज इमिग्रेंट्स। अब देखिए चाइना का दबदबा और डर कितना है, चाइना से कितना दबा हुआ पाकिस्तान कि एक ट्वीट आपके वहां की एम्बेसी ने कर दिया, उसको झूठा साबित करने के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे कि जी हमारा अकाउंट हैक हो गया। चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते, ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है चाइना के साथ फ्रेंडशिप की, पाकिस्तान की। अब जो नवाज शरीफ है उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट बोला था कि हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी और सेहत से मीठी हमारी दोस्ती है। चाइना ने कहा था भाई ये ले लो, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है। एक इंडिया हमारा दुश्मन है और आप भी उसके दुश्मन है, तो हम आपको उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं, आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं, चाहे हथियार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई स्ट्रेटेजी हो, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दोस्त वोस्त नहीं है। दूसरी चीज़, क्या कोई कंट्री इंडिया को 1 ट्रिलियन दे दे, मान लीजिए 500 बिलियन छोड़े ट्रिलियन दे दे, और कहे कि कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक हम एक रास्ता गुजारना चाहते हैं, जो एक रोड गुजारना, क्या हम अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन भाई चाइना ने कहा कि भाई हम सीपेक डालना चाहते हैं, 40-45 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, और साथ साथ में आपको सब कुछ यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो मतलब डेवलप्ड हो जाएगा। तुरंत उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई करो। मतलब खुद के कंट्री में दूसरे कंट्री के लिए सारी फैसिलिटी दी जा रही है। अब ये फैसिलिटी थी तो चाइना के लिए ही कि ग्वादर पोर्ट से जो ऑयल आएगा तो बाय रोड यहाँ पहुँचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ना ही कोई खुददारी है, ना ही कोई फ्यूचर की थिंकिंग है, ना ही सोच रहे हैं कि भाई ग्रोथ कैसे करें, ना ही रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और बस इंडिया बेसिंग में ही जा रहा है सब कुछ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। जो हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट मेंशन किया जाता है चाइना को कि वो ईगर मुस्लिम, जो चाइना में ईगर मुस्लिम्स हैं, उनकी फ्रीडम के लिए वर्किंग करना चाहते हैं, और कुछ ही देर बाद रीट्वीट किया गया कि हम जो है वो ये हमने मेल नहीं किया, बल्कि हमारे जो ट्विटर हैंडल्स थे वो हैक हो गया, मतलब ट्विटर अकाउंट ही हैक हो गया। आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगे? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है कि ये ट्विटर हैंडल सिलेक्टिवली हैक क्यों होता है। या तो पूरा हैक होगा, या आधा होगा, या पौना होगा, या सवा होगा, या तोला होगा, या माशा होगा। ये तो जो ट्वीट अपने को सूट नहीं करता, कह रहे मेरा हैंडल हैक हो गया। अगर हैंडल हैक हो गया होता तो 2-5 ट्वीट और भी होती, कुछ भी होती। एक ही ट्वीट आया। बेसिकली आज इस ट्वीट से, इस घटना से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सबके सामने आ गई है। आप कहते थे, पाकिस्तान कहता था मेरे पास मैं रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चलाता हूँ, उम्मा की बात, ओआईसी की बात, इस्लामिक बॉम्ब की बात, उम्मा की ताकत की बात, शरिया की बात। आज जब उगर मुसलमान की बात आती है, जो मुसलमान है, जिसके खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, उसमें मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, उगर मुसलमान के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है,
इतना बड़ा जेनोसाइड दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कहीं नहीं हो रहा है, वो हो रहा होगा मुसलमान के खिलाफ। पर यहाँ जब चाइना के डॉलरों की और चाइना से आने वाली एड की बात आ रही, ये यू टर्न ले लेते हैं, बिल्कुल यू टर्न ले लिया। जब बोला कि विल फाइट, एक ट्वीट में कहता विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ उगर मुस्लिम, फ्रीडम। उनके साथ जो हो रहा, भाई तुम मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग हो रही है, पीएलए सोल्जर्स आर बेडिंग उगर वुमेन वाइफ्स, क्या क्या नहीं हो रहा। मतलब इमामों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब हर तरह की जो बद से बदतमीज और बदजात हरकत है वो चाइना कर रहा है उगर के साथ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, अपने नेशनल टीवी पे हर जगह बोल चुका हूँ। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, स्लेव ट्रेड सब कर रहा है, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब हो रहा है। और उनकी नस्लों को रोकने की कोशिश हो रही है, उनकी वुमेन के स्टरलाइजेशन भी हो रही है। तो मतलब आज आप इमेजिन नहीं कर सकते रेहाबा जी कि इस सदी में, 21वीं सदी में कोई इससे बद से बदतर हरकत कर सकता है, ये चाइना करता है। मैं काफी बार पाकिस्तान नेशनल टीवी पे और काफी आपके चैनलों पे ये भी बोल चुका हूँ, मैंने कहा भाई ये बताओ उगर को लेके आपकी क्या पोजीशन है। कोई कुछ नहीं कहता। नियाजी साहब पहले कुछ कहते, जब इलेक्शन जीत के आ गए तो बोले भाई मुझे तो पता नहीं, जिंदगी का सामने देखा सब ठीक है। वहां की घटनाएं रोज बाहर आती है, अमेरिका ने एक्शन ले लिया, सबने एक्शन ले लिया, पाकिस्तान बात तक नहीं करता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपकी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है बात ना करे, पर जब हम मुसलमान उम्मा रियासत मदीना की बात करते, सब चीज की बात करते, तो रियासत मदीना में ये उगर मुसलमान नहीं आता। ये मुसलमान नहीं है क्या? या बस जो पंजाबी मुसलमान है वो आता। आप कहते हो कि बोहरा मुसलमान नहीं, अहमदिया मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड भी नहीं है, अब ये फॉरेन पॉलिसी है क्या रेहाबा जी? ये पॉलिटिशियन बेस्ड है। मेरे इंटरेस्ट को क्या सूट करता, मुझे डॉलर कहाँ से मिल सकते, मेरे पास पैसा कहाँ से आ सकता है, मेरे बर्मिंघम में मकान कहाँ से बन सकता है, ये वो सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। तो लोगों को गलत फहमी की रिलीजन सेंट्रिक है। रिलीजन सेंट्रिक होती तो आज आप उगर की भी बात करते। अब देखिए चाइना का दबदबा और डर कितना है, चाइना से कितना दबा हुआ पाकिस्तान, कि एक ट्वीट आपके वहां की एम्बेसी ने कर दिया, उसको झूठा साबित करने के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे कि जी हमारा अकाउंट हैक हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, वो भी कह रहे नहीं अकाउंट हैक हो गया। मतलब इतना डर क्या है? आप ये भी तो बोल सकते हैं ठीक है वो लुक इनटू इट। मतलब आप बहाने बना रहे, आप तो ये बता रहे चाइना को हमारे, अरे बादशाह सलामत, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई करने की, बादशाह सलामत के हुजूर में गुस्ताखी करने की तो बात ही नहीं है, वो तो अकाउंट हैक हो गया था। मतलब देखिए घटना हो सकती है आपकी फॉरेन, मैं एक चीज में आपको मैं बताऊंगा, हो सकता है आपकी फॉरेन पॉलिसी ना हो, बट ये जो आप रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चला रहे हो और आप जो अभी आप बिल्कुल कह रहे कि अकाउंट हैक हो गए थे, ये गलत है। आप ये भी कह सकते थे ठीक है देयर इज अ मिस्टेक एंड वी विल रेक्टिफाई इट, ये भी हो सकता था। बट आज क्या आपको लगता नहीं एज अ पाकिस्तानी पूरी फॉरेन पॉलिसी का नाम नक्शा जो भी है सब एक्सपोज हो गया? क्या आपको लगता नहीं इससे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर कोई हो नहीं सकता? क्या आपको लगता नहीं इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया? क्या आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो एक ही ट्वीट क्यों हैंडल हो, एक ही ऐसा ट्वीट क्यों, बाकी ट्वीट भी गए? अगर क्या आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो तब डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो आपको लगता नहीं जब ट्विटर हैंडल हैक किया और जब चाइना के शान में गुस्ताखी हो गई तभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब भी कहते जी हमारा हैंडल हैक हो गया? मतलब मैं कह रहा हूँ रेहाबा जी इतना डर क्यों? व्हाई आर यू सो स्कैर्ड? इतना डरने की जरूरत नहीं है चाइना से। चाइना के कोई चार हाथ पैर नहीं है, थोड़े बहुत पैसे दे देता है वो तो सऊदी भी दे देंगे, पर इतना क्यों डर लग रहा है? इतनी क्यों हुकूमत पाकिस्तान घबरा रही चाइना से? सवाल तो ये है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, कभी फलस्तीन के मुसलमान, कभी बर्मा के, और कभी हम कश्मीर का, इवन इंडिया के मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं। चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं। आपके ख्याल में चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? भजन आपने मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफ़ी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया के सबसे बुरे हाल है। मुसलमानों को इतनी, हाँ ठीक है ये आपके उर्मची के अलावा इलाके में मुसलमान हैं, उनको देखें उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। चाइना ने भी हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म किया है, ठीक है वो अच्छी कंट्री है इस वक्त, वो सुपर एक्सपोर्ट में है तो इसलिए हम ये अच्छी कहते हैं। ये नहीं कि हमारा बिजनेस है, हम तो कहते हैं डॉलर बंद कर दिया जाए, हम लोकल पे आए, हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारा मुल्क हमें नहीं चाहिए। चाइना में सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है, ऐसे ही है। अगर सऊदीया देखा जाए, वो हज उम्रे के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना हमें डिफॉल्ट कर रहा है। आप आज डेली ये कोरोना से पहले दिल्ली में 7 से 8 एयरलाइन थी, हर एयरलाइन में 250-300 बंदा जा रहा था डेली एक फ्लाइट पे। वो $10,000 पाकिस्तान का लेके जाता है, हुंडी छोड़ देने लगा वो लेता है। जो एक ट्रैवल लीगल तरीके से $10,000 एक फ्लाइट में 250 बंदा लेके जा रहा है,
5 से 7 फ्लाइटें डेली होती हैं पाकिस्तान से, कितनी रेवेन्यू हमारा जा रहा है। और हम अपनी चीज़, ये अल्लाह ने चाहा तो कोरोना में हमें हुआ है और अब हम अपने पे आएंगे इंशाल्लाह, हमारा अपनी चीज़ बने, हम अपने सब बंद कर दें इम्पोर्ट, हमें रोटी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है कि चाइना हमारे से ले रहा है और यहाँ पर हमें तासुर ये दिया जाता है कि चाइना शायद चाइना हमसे ले रहा है और हमारा 80% 90% रेवेन्यू वो ले जाता है। मैंने जो सुना है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलहदा सा एरिया दिया, वहाँ पर ही रहते हैं उइगर मुस्लिम। गौंजू में मेरा आने जाना, गौंजू कैंटन, गौंजू में देखें, हम तो दरबार तक 7 बिन इब्ने वकास का दरबार है, वहाँ साबी असूल है और वहाँ मुसलमान आते थे, वो ठीक थे। वहाँ पे ये नहीं, हमने सुना यही है कि दूसरे इलाकों में बड़ी सख्ती और बड़ा उन्होंने बड़े तशद्दुद और बड़े टैंक नहीं गुजार दी मुसलमानों पे। अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकते, वो सिर्फ जो दरबार या 2-3 जगह मखसूस किए हैं उसके अलावा नहीं बना सकते, ये शूट नहीं है और हमारे ईमान की कमजोरी है। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे मुसलमान सब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ। ये कहते हैं जैसे माल वैसे हुक्मरान, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो सब कुछ। सुबह से शाम तक मैंने झूठ बोलना है और सिर्फ रोटी हलाल के चक्रों में, हराम की कमाई से हलाल नहीं मिलता भाई। और ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। आप अच्छा, मुझे बस ये बता दें, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान, आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग पूरी दुनिया में। चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज नहीं उठाने देते, अपने बंदों को भी नहीं। वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, मुझे भी पता निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई। आज एक वाकया हुआ है जिसमें 2 ISI के अफसरान को मारा गया, कत्ल किया गया और उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो खुरासान है वो उसका, उसी का TTP का एक वो, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब देखे ना, आपका सितारा शुजात बंदा जो है उन्होंने कल मारा है, आज उन्होंने उसकी कबूल भी की है। 2018 को जो एशियन टाइगर मिला था इमरान खान साहब को, उन्होंने 3.5 साल में उसको एशियन बिल्ली बना के रख दिया। बाजार जल्दी बंद होंगे तो बच्चे कम पैदा होते हैं, हाजी आसिफ साहब ने ये फरमाया, और रात 8 बजे बाजार बंद होने से आबादी में इजाफे में कमी आएगी। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। अभी जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से काफ़ी सख्त किस्म का इस्तेमाल पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ कहा है। इस तरीके से हालात खराब हैं कि आपके पड़ोसी ममालिक में उनके जो टेलीविजन शोज हैं वहां पे दिखाया जा रहा है कि लोग गुब्बारों में गैस भर रहे हैं, आपके पास सिलेंडर नहीं मौजूद है। आपके हालात ये हैं। ये जो CPAC के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, जो अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। तो हर तरफ से खराबी है, कोई अच्छी खबर नहीं, टीवी पे आने को भी दिल नहीं करता। मैं तो जान सुबह ट्वीट दे के छुड़ा लेता हूँ कि जान छुट जाए, पर छुट नहीं रही। आज सिंबॉलिकली काबीना की मीटिंग में कोई बत्ती नहीं जल रही थी, कोई लाइट जो थी वो ऑन नहीं थी कैबिनेट रूम में। ये ऐसे हालात हैं कि मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पर कोई कॉलोनियल पावर होती, अगर किसी ने हमारे मुल्क को फतह किया होता। हम मायूसी में हैं, अगर हम मायूसी में हैं तो आम आदमी का क्या हाल है? हम डिप्रेशन में हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में हैं कि यार क्या बनेगा। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे 1 जुलाई या 1 जुलाई 2030 के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। रोटी जब वो आए थे, लेकिन नहीं, ये सब कुछ 25 रुपए की। कादी साहब, आप इस हकदार के पाँव चूमे के उन्होंने इस मुल्क के चंद बड़े इशराफिया खानदानों के लिए 22 करोड़ अवाम की बलि चढ़ा दी है, उन्हें सूली पे लटका दिया, मरो खुदकुशी करो, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि रोटी खाओ। नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ हुई है, पाकिस्तान के ISI ऑफिसर जो है उनको ठोका गया है। दो ISI के जो ऑफिसर थे उनको यहाँ पर, हम ज़रा देखिए पाकिस्तान के लिए अपने ही देश में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर हो, चाहे POK हो, चाहे सिंध हो, वहाँ पर मतलब कि प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ होती है, कुछ चीज़ होने वाली होती है, तब उसके आसार धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और फिर भी पाकिस्तान के कई सारे पैनलिस्ट को अभी भी यही लग रहा है कि भाई
इंडिया जो है वो सीपक को ब्रेक करने के लिए नए नए ऑपरेशंस करवा रहा है। अब भाई ऑपरेशन हम क्या करवाएंगे, इमरान खान जो गया उसी ने यहाँ पर सब कुछ करके गया था, इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सीपेक पर ताले उसी ने लगवाए थे ना। 40-45 बिलियन डॉलर का जो टोटल इन्वेस्टमेंट करना था, जिसमें 15-20 का हुआ था, चाइना को भी लग गया कि भाई यहाँ पर कहाँ हमने पैसे बर्बाद कर दिए। तो यही सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। आज एक वाकया हुआ है जिसमें 2 ISI के अफसरान को मारा गया, कत्ल किया गया, और उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो खुरासान है वो उसका उसी का TTP का एक वो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है, लश्कर खुरासान। तो मैं बल्कि उसी तरफ आ रहा था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। मोहम्मद खुरासानी जो TTP के हैं वो भी मुसलसल जो है वो स्नब कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, मुसलसल बार बार एक तज़हीक के मुतरादिफ जो ट्वीट्स कर रहे हैं 1971 के हवाले दिए जा रहे हैं। TTP के पास या तालिबान जो अफगानिस्तान है उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास इतनी ड्रोन टेक्नोलॉजीज नहीं है, उनके पास मिसाइल सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के पास सब कुछ होने के बावजूद व्हाई पाकिस्तान इज नॉट रिटेलिएटिंग, एक ये क्वेश्चन था। आपने बताया कि खानेवाल के अंदर भी जो 2 हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को दिन दिहाड़े मर्डर किया गया है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाहौर से कितना दूर है, पंजाब के अंदर है, और बलोचिस्तान के अंदर उनकी एक्टिविटीज मजीद बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान उसके ऊपर कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा। आज बल्कि उसका मैं एक हवाला देना चाहूंगा, आप इसमें बहुत वीक लग रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम TTP को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है आज की राना सनाउल्लाह साहब की। मैं समझता हूं कि ये बहुत वीक स्टेटमेंट है। ये अब टेबल से बात बढ़ के अब आगे आपके ड्राइंग रूम तक आ चुकी है बात। आप ये प्लीज टेबल पे बैठना छोड़ दें। आपके इसी टेबल ने आपको इस जगह पर लेकर आया है क्योंकि आपने उनको एक टाइम दिया है, उन्होंने टाइम बाय करते रहे हैं, और आपके अंदर वो घुस चुके हैं वजीरिस्तान में। उनके पास सेफ हेवंस इन पाकिस्तान अब उनके पास है, और वो मुसलसल अब वो दे आर इवन देन मूविंग टुवर्ड्स पंजाब। TTP तो आप इस वक्त आपने सूबा पख्तून का खैबर कीपे के, तो आप ऑलमोस्ट यू हैव अबैंडन इट। खान साहब तो उसको अबैंडन कर चुके हैं। कभी उन्होंने इस पे मलाल भी नहीं किया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। हालांकि 58% जितने अटैक हो रहे हैं सारे सूबा सरहद के अंदर हो रहे हैं। इससे अगर आगे चलें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की इस तरीके से हालात खराब हैं कि आपके पड़ोसी ममालिक में उनके जो टेलीविजन शोज हैं वहां पे दिखाया जा रहा है कि लोग गुब्बारों में गैस भर रहे हैं। आपके पास सिलेंडर नहीं मौजूद है। आपके हालात ये हैं, आपकी खाने की रोटी 25 रुपए की और नान 30 रुपए का हो चुका है, और आपका जो 20 किलो का आटे का थैला पहले 2500 का था, वो 2700 को होने का खतरा है। तो उसमें देखा जाए, और जिस तरीके से बल्कि तालिबान के आपने ट्वीट भी देखे होंगे, उनके वीडियो भी देखे होंगे कि वो किस तरीके से आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, आपके कर्जों का मजाक किस तरह उड़ा रहे हैं, आपके करप्शन को किस तरह वो स्नब कर रहे हैं। और फिर वो ना सिर्फ तालिबान, पूरी दुनिया बल्कि इस वक्त देख रही है, और आप उसमें अभी तक सीरियस नहीं है। आपके कुछ आर्टिकल ऐसे लिखे गए हैं, कुछ वीडियोज ऐसी निकल रही हैं, कुछ ऑडियोज ऐसी निकल रही हैं। लग रहा है कि आप मेरा मकसद है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यू आर नॉट सीरियस अबाउट सेविंग पाकिस्तान। ये नजर आ रहा है अफसोस के साथ। अभी जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से काफ़ी सख्त किस्म का इस्तेमाल पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ कहा है। दफ्तर ख़ारजा ने इसका काफ़ी जो है वो सख्त जवाब दिया है। बुखारी साहब, मैं इसी सूरत हाल के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये सिचुएशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम देखते रहे कि इस तरह की जो बेहुदा और घटिया कोशिश है वो पहली बार नहीं हो रही। ये तो एक तसलसल है, और तसलसल के साथ जो है वो भारत इस तरह की चीज़ें करता रहता है, जबकि उनको पता है कि हम एक बड़े चैलेंज से खुद गुजर रहे हैं, हमें खुद दहशतगर्दी का जो है वो सामना है। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान जो कि दहशतगर्दी का खुद बजाते खुद बहुत बड़ा चैम्पियन है, और जहाँ पर स्टेट टेररिज्म जो है यानी रियासती दहशतगर्दी की इतनी बदतरीन मिसालें हैं, उसकी तफसील में तो बाद में आएंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, 2020 में फॉरेन ऑफिस ने एक डोसियर जो है वो पब्लिक किया था, जिसके अंदर भारत जो है किस तरह से
दहशत गर्दी पाकिस्तान में करवाने में मुलव्वस है, उसकी पूरी तफसीलात और सबूत के साथ वो सब कुछ बताया गया था। एक कंसोर्शियम बना रहा था जी इंडिया, जिसमें TTP, जिसमें BLA, जिसमें BLF और BRA, ये सारी वो अलहदगी पसंद बलोच तहरीकें हैं, तंजीमें कह लें इनको, छोटी छोटी, ये तहरीक वहरीक तो खैर कोई नहीं है, जिसमें उन सबको एक जगह इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करवानी थी और ख़ास तौर से जो CPEC का प्रोजेक्ट था उसको बर्बाद करवाना मकसूद था। ये तस्वीर आपको दिखानी है नाज़रीन, इन हालात में और इन पॉलिसीज़ में ये नतीजा, ये 1500 कांस्टेबल जो हैं, ये उनकी नौकरियों के लिए 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ये 28,000 लोग वहाँ पे टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी, मैं तो पहले समझा ये फेक है, बाद में मेरे प्रोड्यूसर ने इसको कंफर्म किया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनमें हजारों MA पास हैं बच्चे। यार जब माँ बाप अपना तन मन और ये कांस्टेबल के लिए कर्जे लेकर बच्चे पालेंगे और वो मास्टर MA कर लेंगे, कर्जे लेकर उन्हें नौकरी 10-10 साल ना मिलेगी, कांस्टेबल भर्ती होते हैं, वहां भी सिफारिश चलने हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो वाह। तो इस मुल्क में आप नई कौम को, नई जनरेशन को जो 60% है, आप उन्हें बेरोजगारी और चोरी चकारी सिखा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनका भी सौदा करने जा रही है। आपकी आर्मी, आपके इदारे तमाम का नवाज शरीफ ने 50 साल लूटा है। न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने साथ मुखलिस हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, अवाम जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बिल्कुल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो है ये एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर दें और सेल कर दें। पाकिस्तान इस वक्त 2 नहीं, पाकिस्तान 4 हो चुके हैं। आप अगर देखें तो जिस तरीके से हर सूबे ने जिनेवा में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद की है, खैरात मांगने के, खैरात भी उन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्से की मांगेंगे। वो पब्लिक गई जहन्नुम में, लोग गए जहन्नुम, मईशत का सत्यानाश हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। यहाँ रौला ये पड़ा हुआ है, ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे, IMF के आगे। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है, ठीक है। वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए, सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए, तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की LC खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। इतना झूठ बोला, इतनी हर रोज एक फ्रॉड खड़ा कर देते हैं। रूस से गैस आ रही है, बच्चे बच्चियां नशे कर रहे हैं, वो एक बच्ची को मार रहे हैं, वो भी वीडियो चल चुकी है इस वक्त। हर स्कूल जो एलीट स्कूल है वहां नशा चल रहा है। लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं, नशा पीते हैं स्कूलों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान अपनी जो भी चीज़ों पर प्राउड करे या ना करे, लेकिन एक चीज़ है जिस पर वो हमेशा प्राउड करता है, न्यूक्लियर बम। हमारे पास न्यूक्लियर बम है। जज्बा भी कई बार चला जाता है, वो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं हमारे पास जज्बा है, लेकिन कई बार जज्बा तो भी साइड में रह जाता है। लेकिन एक चीज़ उनकी हमेशा कायम रहती है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पता नहीं न्यूक्लियर बम उन्होंने जब बनाया था तब से अब की बार, मतलब अब तक उन्होंने यूज़ किया नहीं किया कहीं पर भी। अब चलो मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियर बना भी लिया, क्योंकि अब पाकिस्तान में देखिए एक बात हो रही थी कि हम न्यूक्लियर हथियार बेचेंगे। पिछले दिनों जैद हामिद जो था उसने भी यही चीज़ कही थी कि भाई सऊदी के पास, UAE के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उनको बेच दो, 100-200 बिलियन ले लो। पाकिस्तान का अचानक से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी, जैद हामिद की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमेशा यहीं पर आकर बात अटकती है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अगर कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इन्होंने मगर साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक दिन बोला कि जी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा यूटर्न मारा। आपको क्यों किया उन्होंने? फोन आ गया होगा ना कि ना जिस मुलाजमत पे आपको रखा है तो आप उतनी मुलाजमत करें, ज्यादा फन्ने खान बनने की कोशिश ना करें।
इसका मतलब है कि आधी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि ये बात करें, इसलिए कि अगर इन्हें परमिशन ना होती तो इनके मुंह से तो भारत का वर्ड ही नहीं निकलना था। नहीं, शरीफ फैमिली जो है वो बेसिकली अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल मसलहतों का शिकार ना हो तो बेसिकली कारोबारी लोग हैं। उनको पता है कि कारोबार के बगैर, धंधे के बगैर ना मुल्क नहीं चल सकते। जिस तरह से वाजपेयी चल कर आए और नवाज शरीफ ने उनका मीनार पाकिस्तान पर हाथ थामा, उस दिन से नवाज शरीफ को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो बेसिकली जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी है, जो ट्रेड है, जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वो उनको कबूल नहीं है आरज़ू। तो अब इकोनॉमी का ये क्या करेंगे? अब ऐसे इसलिए से नहीं, ऐसी मांग महीने तान के के पैसे चलाते रह गए। ऐसे मांग तान के चलाते रहेंगे। और मैं हम इस बात कौन देगा? अब पर तो कई लोगों ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है, नहीं मना वर्ल्ड नहीं बैंक किया। ने भी। उन्होंने मशरूत जो है आमादगी जाहिर किया कि जनाब आप हमारे ये काम करें। तो हम पहले भी बहुत सारे आप ही के शोज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है, ठीक है। वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के, ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। और इसी तरह ये जो निज़ाम है आप बचपन से देख रही हैं, नाजुक हालात, ठीक है। अब आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम ये नाजुक हालात हैं, हमारे बच्चे जी बड़े हो जाएंगे तब भी ये नाजुक हालात बरकरार रहेंगे। तो मुझे इतनी कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती आरज़ू का। लेकिन अब देखते हैं कि कोई कब तक पैसा देता रहेगा और ये पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि अब लोगों ने पैसा देना बंद करना है। आखिर कब तक चलाएंगे? बहुत शुक्रिया। ये नहीं कोई ये फिर दुआ करेंगे कि सैलाब आ जाए। अनवर मकसूद वाला है नहीं है कि वो दुआ करो अल्लाह मियां डॉलर भेज दे। तो अल्लाह मियां डॉलर कैसे भेज सकता है? तो कहते हैं अल्लाह मियां सैलाब तो भेज सकता है ना। तो दुआ करेंगे ये एक सैलाब और आ जाए, क्योंकि आप सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के बैंक अकाउंट्स देख लें सैलाब से पहले के और बाद के, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब और ये जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स है ना, जो हमें एड देते हैं, वो बेवकूफ नहीं है जो हमें एड देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये एड हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में वापस पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल। और अगर वहां नहीं आए तो हमारे यहाँ ही कोई प्रॉपर्टी, हमारे ही बैंकों में आ जाएंगे। एग्जैक्टली हमारी कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो बेसिकली वो नेक भी बन जाते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर देते हैं आरज़ू। और साबिक वजीर आज़म और अमीर अल मोमिनीन हजरत इमरान नियाजी साहब जो हैं, उन्होंने जो चैरिटी का पैसा था शौकत खानम का, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और आज वो पकड़े गए हैं। उन्होंने माना है कोर्ट में, हालांकि उन्होंने ही केस दायर किया हुआ था हरजाने का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये तारड़ साहब, ये एलीट क्या सोच रही है? और मैं देख रहा था जिम खाना जो लाहौर है तारड़ साहब, उसकी 1000 कनाल जो जिम खाना की जमीन है, उसके थोड़े से पैसे, कोई मेरा ख्याल है 5000 रुपए पर एनम जो है वो क्लब देता है। कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये कब एलीट के चुंगल से हम छूटेंगे तारड़ साहब? ये किस तरह ये निजाम चलेगा? सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते, कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है, आप यहां पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब, कि किस तरह पाकिस्तानी जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया कि जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनएस को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है,
उनका इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आपको, आप जंग की हालत में उनके साथ, एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका, आप चीजें आपने उसके कुछ खरीद लिए हैं, कुछ खा लिए हैं उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एयरपोर्ट पर सोमवार को कुछ मुस्लिमों ने टर्मिनल की पैसेंजर्स लाउंज में नमाज पढ़ी। ये मैं आपको फ्रांस एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान एयरपोर्ट की नहीं बता रहा। वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे हैं, और फ्रांस में इसको लेके बहुत कलेश हो गया है। पाकिस्तान की बाओं भेटम देता हूँ। भाई नमाज तुम्हारी है, नमाज बाद में पढ़ लेना, यहाँ से पहले प्लेन में बैठो आगे। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की कई तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेरिस के एयरपोर्ट पर लोग बड़ी तादाद में नमाज पढ़ रहे हैं। सऊदी अरब वहां पे जब एक वर्शिप की जगह, एक इबादत की जगह खास बनाई गई है कि यहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पे ना पढ़ के आप बीच एयरपोर्ट में जगह घेर के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ। इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है। कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला के ऐसा करना, जब आपको बोल रखा है कि एयरपोर्ट में जगह है, आप आराम से बैठ के वहां पे नमाज पढ़िए, कहानी खत्म। इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहां पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पेरिस के अंदर, मतलब फ्रांस के अंदर पेरिस के एयरपोर्ट पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह खाली थी, मतलब जो होता है ना कॉरिडोर होता है, या फिर हम जो भी कहे उसको। भाई साहब कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम ही होंगे और कोई नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर एक प्रेयर रूम अलग से दिया गया है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई यहाँ पर मतलब उनको करना है। अब देखिए, एक मेंटालिटी देखिए आप, कि चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे सिटी हो, जब धीरे तादाद बढ़ती है ना, तो इस तरीके से तादाद ज़्यादा दिखाकर या फिर कहीं अपना पावर दिखाने की यहाँ पर एक जुर्रत की जाती है। फ्रांस ने उसके बाद एक्शन लिया है, अब पता नहीं उसके बाद आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, चाहे इंडिया में हो, चाहे ये फ्रांस टाइप के कंट्री में हो, चाहे यूके में हो, अमेरिका में, अभी भी इसको मतलब उसको इन सबको पनिश कर दिया जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। जब फ्रांस से खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है, जो उनका मेन एयरपोर्ट है फ्रांस में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चार्ल्स डी गॉल, पुराना एयरपोर्ट है उनका, वहां से फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच नमाज पढ़ रहे हैं, और फ्रांस में इसको लेके बहुत कलेश हो गया है, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है। और ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या लोगों का हक है नमाज पढ़ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी नहीं मानता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा कि नहीं, नमाज कोई मुस्लिम है ना पढ़े। बिल्कुल पढ़ें, 5 बार पढ़ें, खुशी से पढ़ें, राइट। लेकिन उसकी जगह मुकर्रर है, ये मैं भी मानता हूं, और ये फ्रांस की सरकार भी मानती है। फ्रांस की सरकार ने यह बोला है कि जब चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट जो है उनका, जहां पे वाकया हुआ है, वहां पे जब एक वर्शिप की जगह, एक इबादत की जगह खास बनाई गई है कि यहां पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप वहां पे ना पढ़ के आप बीच एयरपोर्ट में जगह घेर के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ। अच्छा, फ्रांस इससे क्या होता है कि हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रांस में ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि फ्रांस एक अलग किस्म का सेक्युलर मुल्क है। फ्रांस में आपको पता ही है ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन फ्रांस ने उनके लिए भी बैन कर रखा है। आप क्रॉस पहन के पब्लिक प्लेस में, यानी कि आप क्रॉस पहन के, ठीक है आपने शर्ट के अंदर पहना और अपना बटन लगाया, किसी को नहीं दिखा, वो बात अलग है, लेकिन आप जैसे स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर आप वहां पे हिजाब नहीं पहन सकते तो वहां पे आप क्रॉस भी नहीं पहन सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? तो फ्रांस में सबके लिए बैन है, उन्होंने खुद के लिए भी बैन कर रखा है। वो कहते हैं हम ईसाई हैं लेकिन हम भी नहीं पहनेंगे, नाम किसी और को पहनने देंगे। तो फ्रांस का यह कहना है कि जो इबादत है वो आपके घर का मामला है, वो आपके मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनका मामला है।
ये मामला एयरपोर्ट का, शॉपिंग मॉल का, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का, लाइब्रेरीज का, म्यूजियम्स का, पब्लिक प्लेसेस का नहीं है। ये लोग जॉर्डन जा रहे थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, और मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इन मेनी प्लेसेस, ये भारत में भी हो चुका है, और बड़े अनफॉर्चुनेट चीज है, नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपको कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, राइट, वो बात मैं समझ में आती है, क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी कंट्री, तो ओवर पॉपुलेटेड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो ठीक है, हिंदू को निकलना है, सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, पब्लिक प्रोसेशन आपने पीसफुली निकाला, सबको हक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रॉपर वहां पे इबादत करते हैं पब्लिक प्लेस को घेर के, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, इस्लामिक लॉ जो समझते हैं, उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये पिच पे आके नमाज पढ़ते हैं, फिर ये मैच हार जाते हैं। आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं फिर मैच भी तो जीतिए। वो क्या है कि सब के सब पाकिस्तानी टीम में मौलवी बन गए, क्रिकेटर कोई रहा नहीं, कोई तबलीग कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा, फिर हार जाते हैं, फिर जलील होते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। कमिंग बैक टू दीज पैसेंजर्स हु आर गोइंग टू जॉर्डन, दोस्तों, हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी कि क्यों, क्या ये ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेस है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये क्यों जानबूझ के ऐसा करना, जब आपको बोल रखा है कि एयरपोर्ट में जगह है, आप आराम से बैठ के वहां पर नमाज पढ़िए, कहानी खत्म। और कुरान शरीफ तो ये कहता है कि आप नमाज कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स तो चलती हुई गाड़ी में नमाज पढ़ते हैं, वो गाड़ी रोक के सड़क के बीच में घेर के नहीं, गाड़ी में मैंने उनको देखा है, गाड़ी में नमाज पढ़ते हुए। मैंने उनको मेरे बगल की सीट में बैठे हुए, जब हम लोग जाते थे शूट्स पे, तो मैंने देखा है वहां पे नमाज पढ़ते हुए। और कहते हैं कि नमाज का सबसे पहला जो रूल उनको बताया गया, उनके माँ बाप ने, मौलवी हजरात ने बताया कि किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके नमाज पढ़ने से। ठीक है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ये नेगेटिव चीज नहीं है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो आपके अगर नमाज पढ़ने से किसी और को परेशानी है, किसी और को दिक्कत है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये जो जॉर्डन जा रहे थे पैसेंजर्स, इनको कोई ये समझाए कि बॉस ये चलता नहीं है, ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब कल मंगलवार को सारे हिंदू निकल गए भारत में, 100 करोड़ हैं, निकल गए सड़क पे, यहीं पे पूजा करेंगे। जिस दिन ये 100 करोड़ निकल गए, फिर भारत में क्या होगा? उस दिन तो भारत बंद हो जाएगा पूरा। 100 करोड़ बंदा सड़क पे आ जाएगा, बोलेगा आज ही हमें पूजा करनी है, आज मंगल है यार। फिर उसमें से 50 करोड़ ये बोलेंगे कि हमें शनि के दिन पूजा करनी है। फिर बुध वाले भी हैं। पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर कैसा फील हुआ, और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के इन हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे। सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें चीन और अरब मुल्कों से सिफारतकारी करके फ्रेश लोन्स लेने चाहिए। पाकिस्तान जो कर्जा इससे पहले लेता था, वो जो पुराने कर्जे उतारने के लिए लेता था, लेकिन अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करते हैं, उनको भी अदा करने के लिए पाकिस्तान को कर्जे लेना पड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम जो हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। वो तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात देखकर परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं। जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। कि अम्मा जान तशरीफ ले आई हैं और अपने साथ भूखों का एक लश्कर लाई है। पूरा मुल्क जो आप उसको भूख से मार डालेंगे अपनी अनाह के लिए, आप क्या कर रहे हैं? कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो अपना नक्शा दिखाया, उस पर भारत ने एतराज किया, और भारत का एतराज क्या था? क्योंकि उस नक्शे में पाकिस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। भाई फिर मिसाइल चला दिया। अब ये क्यों, डराने के लिए हमें चलाया या इसकी कोई और वजह है? पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी ये बात सुनने के बाद कि हमने तैयारी पकड़ ली है SCO में आने की, इस वजह से जो आपने डरावा दियो, खबरदार जो इधर आए और मिसाइल चला दियो? जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुंचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह दिया हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा।
नमस्कार दोस्तों, पहले एक समय हुआ करता था जबकि इंडिया का और पाकिस्तान का कल्चर सेम हुआ करता था, क्योंकि दोनों के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सेम के आसपास था। जैसे हम सबको पता है कि लाहौर जो था वो पहले इंडिया को मिलने वाला था, लेकिन पता नहीं जिन भाई साहब ने यहाँ पर डिवीज़न किया उनको ऐसा लगा कि भाई लाहौर भी अगर इंडिया में चला गया तो फिर जो दूसरे बड़े सिटीज़ है उस पर कब्जा सिर्फ इंडिया का होगा, बड़े बड़े सिटीज़ पर, और पाकिस्तान के पास कुछ आएगा नहीं। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना डेवलपमेंट इंडिया के अंदर या फिर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर था उतना ही पाकिस्तान के पास था, क्योंकि दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी थी जो डिवाइड की गई थी। लेकिन आज अगर आप कंपैरिजन करते हो 70 सालों के बाद तो आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ही कंपेयर करते हो तो लगेगा इंडिया एक डेवलप कंट्री है। मतलब यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली है जो पाकिस्तान गई थी। अब हम सबको पता है कि भाई आसपास मतलब जितने इंडिया के अंदर मुस्लिम है उनका कुछ ना कुछ या फिर किसी ना किसी का कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है, तो जाते रहते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी आप बीती बताई है कि भाई क्या वहाँ पर उन्होंने देखा और क्या इंडिया के अंदर उन्होंने मिस किया। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इकॉनमी है उनकी, हमारी तो बहुत छोटी सी इकॉनमी है, तो उसके अंदर और फिर पिछले 1 साल से जो हमारे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हमारी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त 45% के करीब चली गई है, तो वो जिस सिचुएशन के अंदर सर्कमस्टांसिस के अंदर वो इस मुल्क का विजिट करके गए हैं तो नो डाउट उनको ऐसा ही फील होना था कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे अगर जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर ओवरऑल बात करूँ तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो मुसलमान है ना वो मच बेटर लाइफ गुजार रहा है जो इंडिया का मुस्लिम है। आपको पता है उन्होंने एक इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में एक बात भी की कि उनके बड़े ये पछता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए। अब इतनी बड़ी बात कही जिसके बावजूद भी आप अपने बयानात पर, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? नहीं, वो बयानात, ये तो मेरा पर्सनल भी वैसे ओपिनियन एक यही है कि ये जो पार्टीशन है ना ये नहीं होनी चाहिए थी, ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं, हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त, तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए था? वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि नहीं होना चाहिए था, कि बेसिकली आपने मुसलमानों को डिवाइड किया है, वहाँ पे आपके साथ लोग नहीं थे वहाँ के, आपके यहाँ पे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपको सपोर्ट करते थे उसके अंदर सिंध के लोग थे, KPK के लोगों के साथ आपने यहाँ पे फ्रॉड किया। आपने उन्हें कहा कि आपको यहाँ पे जो सा है आपका जो सारा वो वेस्टर्न आपका जो बॉर्डर है वो सारा आप उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व की उसके अंदर, फिर आपका क्या कहते हैं उसे तालिबानाइजेशन आपने की, आपने उनको, आप अफगानिस्तान को अपना एज अ 5th प्रोविंस कंसीडर करते रहे। तो ये आपकी बेसिकली पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान रिग्रेट करता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ। लेकिन क्योंकि ये हो चुका है तो अब आप यहाँ से पीछे नहीं, रिवर्ट नहीं हो सकते आप यहाँ से ना। अगर आप कहें कि मैं रिग्रेस करके अपनी पुरानी सिचुएशन के ऊपर वापस चला जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब हमें फर्दर मूव करना चाहिए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अब हमें बेहतरी की तरफ आगे जाना चाहिए। भारतीय मुस्लिम है और हाल ही में पाकिस्तान होकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को पाकिस्तान के भी नीचे दिखाया गया है। हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस हो, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ विदेशी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार भारत को नीचे दिखाने का काम करती हैं, लेकिन मात्र 10 दिन पहले ही ये पूरे परिवार के साथ, ये इनके दोनों बेटे हैं, ये पाकिस्तान होकर आए हैं। अब ये बताएंगे कि क्या स्थिति है और माहौल क्या है, भारत पाकिस्तान का फ़र्क क्या है। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए, और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है।
और वो लोग इस चीज़ पे कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फ़र्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी चीज़ जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है उससे ज़्यादा बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इसने, इस बच्चे ने, कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है वो, तो वो सारे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह दिया हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की, पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। आज जो भी कश्मीरी मुश्किल में हैं हम लोगों की वजह से हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम बस पकी पकाई खाने वाले हैं, वो कमा के खाने वाले हैं, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा कमाते हैं। बाप है हम लोग तेरे, समझा? हमारे पास जो है, हमने तो आज तक कश्मीर को गैस तक नहीं दी है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है और इस कौम का तवाना उनका हमने बनाना है, उनके डोर्स बनाने हैं। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कुछ दिया ही नहीं है। वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम शायद हम कश्मीर में अच्छे काम करते, दुनिया को दिखाते कि हमने कश्मीर में इतना कुछ किया है, शायद कश्मीर हमारे साथ खुद ही आ जाते। शायद वो कहते हैं कि भी हमने पाकिस्तान के साथ, जहाँ से खाना मिलता है, जहाँ से रोटी मिलती है, इंसान वहीं जाता है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर जब जाते हैं, कभी भी कश्मीर में जाएं, तो हमें वो पूछते हैं आप पाकिस्तान से आए हो, आप कब जाओगे वापस? कश्मीरी हमें पाकिस्तान में भी नहीं मांगा, हालांकि हमारी करेंसी चल रही है, हमारी गंदम चल रही है, हर चीज़ हमसे जाती है, मगर वो हमसे नफरत करते हैं। और हम कहते हैं जी वाह जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और भाई क्यों बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? कश्मीर कश्मीर ही रहे। कश्मीरियों ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की है। ये पाकिस्तान अपनी सिर्फ फंडिंग लेने के लिए, पहले सऊदीया फंडिंग करता था और कितने मुल्क फंडिंग कश्मीरियों के नाम पे पाकिस्तान ने खाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या तो सीधी सीधी जंग करो, ठीक है, आपके पास हथियार है, क्या इसको चार डालना है, या आप सीधी सीधी अगर 5 फरवरी को ऐलान करो कि भाई इस साल हम जंग करेंगे, कश्मीर हम लेंगे, या तो कश्मीर ले लो या कश्मीर पे बात ही ना करो। ये क्या आप हर साल बढ़ के मारते हो? छोटे छोटे बच्चों को, मासूम को कहते हैं कश्मीर जहाज करने जाओ, यहाँ से जहाज करने जाते हैं, वही कश्मीरी बताते हैं जी उग्रवादी आ गए हैं, हमारे लोगों को मरवा देते हैं। आज बिलफर्ज हमें वो मौका दे देते हैं इंडिया कि आओ जी इस कश्मीर को संभालो, तो हमारे पास कौन से पैसे हैं? कौन हम उसको भी तबाह कर देंगे। हम तो उसको भी तबाह कर देंगे साथ। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें जिस तरह हमने पाकिस्तान को तबाह। एटम बम को क्या हमने चाटना है?
जब हमने किसी का काम ही नहीं उसको लाना कि एटम बम का हमने क्या करना है। जब से हमने एटम बम बनाया हम पे पाबंदियाँ, एटम बम तो हमसे कब से बना हुआ है, ठीक है। असल एटम बम तो कलमा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? असल एटम बम तो कलमा है, हमारे पास कलमा है, हमने किससे क्यों डरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आखिरकार कश्मीर क्यों बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के लोग जो है, मतलब खास करके पीओके के लोग, वो पहले भी मतलब इतने वोकल होकर कहा करते थे कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ इतनी मज़े नहीं आते, या फिर कहे कि हमें जिस हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन वो क्या था कि भाई सोशल मीडिया इतना नहीं था तो हमें उतनी चीज़ें बाहर नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन आज जब दोनों चीज़ें हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कश्मीर के अंदर, उनके तो वीडियोस वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के वीडियोस भी आ रहे हैं कि भाई बगावत तो वहाँ पर अब और बढ़ चुकी है। लोग ये मतलब हर महीने कोई ना कोई एक रैली निकलती है और कहती है कि भाई ये कारगिल वाला रास्ता खोल दो, हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। और ये बात रियलिटी भी होने वाली है आने वाले दिनों में कि भाई जो पीओके है वो हम ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, उसकी रियलिटी अब बाहर आ रही है और लोग खुलकर बोल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। पाकिस्तानी जो है ना, ये मुफ्त का माल ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, ठीक है। इनको जो कश्मीर मिला है मुफ्त में मिला है, कोई कुर्बानी नहीं दी इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ये कश्मीर का मसला आज का नहीं है, ठीक है। ये कश्मीर का तो कोई मसला था ही नहीं, ठीक है। ये आज़ाद रियासत थी। जब पाकिस्तान बन गया था तो 1950 में इन्होंने कहा कि हम कश्मीर लेंगे, यहाँ से मुजाहिदीन गए, यहाँ से लोग गए हैं, डिस्टर्ब उन लोगों के किया। आज जो भी कश्मीरी मुश्किल में हैं हम लोगों की वजह से हैं। हम लोगों ने मुजाहिदीन भेजे हैं, वहाँ पे भेजे हैं, फिर हमारे मुजाहिदीन को वो कश्मीरी पकड़वा देते हैं, मरवा देते हैं, बताते हैं जी उग्रवादी आ गए हैं, ठीक है। और हम इन्वेस्टमेंट तो हमने कश्मीर में क्या करनी है, हमने तो अपने कागान नारायण में नहीं की है। हमने तो जो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, जो हमारे पास नारायण का मतलब है कि और भी कितने टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की सवाए मरी के। तो इसीलिए कही है ना कि वहाँ पे लोग आए, वो दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है, ठीक है। जितना कश्मीर उनके पास है ना, हमारे पास कम है। जो उनके पास है वो उन्होंने डेवलप किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो है, हमने तो आज तक कश्मीर को गैस तक नहीं दी है, ठीक है। दीने से यहाँ तकरीबन 60 किलोमीटर पे कश्मीर है, ठीक है, दीने से। तो दीने में गैस है और वह मीरपुर में नहीं है, पूरे कश्मीर में नहीं है। मुजफ्फराबाद को कोई मोटरवे नहीं दी। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कुछ दिया ही नहीं है। वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम शायद हम कश्मीर में अच्छे काम करते, दुनिया को दिखाते कि हमने कश्मीर में इतना कुछ किया है, शायद कश्मीर हमारे साथ खुद ही आ जाते। शायद वो कहते हैं कि भी हमने पाकिस्तान के साथ, जहाँ से खाना मिलता है, जहाँ से रोटी मिलती है, इंसान वहीं जाता है। जहाँ आज इंग्लिस्तान लोग क्यों जाते हैं, अमेरिका क्यों जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्यों जाते हैं, कि उधर से सब चीज़ें मिलती हैं। जब इधर भूख नंग है, इधर कुछ मिलता नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि जिससे कश्मीरी खुश हों। हम इस मुजफ्फराबाद में जाते हैं, हमारी करेंसी चलती है। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर जब जाते हैं, कभी भी कश्मीर में जाएं तो हमें वो पूछते हैं आप पाकिस्तान से आए हो, आप कब जाओगे वापस। कश्मीरी हमें पाकिस्तान में भी नहीं मांगा, हालांकि हमारी करेंसी चल रही है, हमारी गंदम चल रही है, हर चीज़ हमसे जाती है, मगर वो हमसे नफरत करते हैं। और हम कहते हैं जी वाह जी, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और भाई क्यों बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? कश्मीर कश्मीर ही रहे, हमें क्या उनसे क्या दुनिया लेना है। कश्मीरी तो तब कश्मीर हमारे नहीं बने कि जब पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीरियों ने, बेशक यहाँ जितने कश्मीरी जो है ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, खानसामे थे, ये इनको पहले ही ले गए थे पाकिस्तान बनने से पहले। वही कम्युनिटी लंदन में आबाद है, वही फिर डैम बना, डैम के बाद काफ़ी कश्मीरी पाकिस्तान से चले गए और इंग्लैंड में है, ठीक है। कश्मीरियों ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की है। ये पाकिस्तान अपनी सिर्फ फंडिंग लेने के लिए, पहले सऊदीया फंडिंग करता था और कितने मुल्क फंडिंग कश्मीरियों के नाम पे पाकिस्तान ने खाया है, ठीक है। और कश्मीर जी ये आया जी, वो है जी मुजाहिदीन के लिए। अभी ये पाबंदी लग गई है, सदर मुशर्रफ ने लगाई है। इससे पहले तो जगह जगह बॉक्स पड़े हुए थे, कश्मीर को जहाज़ के लिए पैसे दो। वो किधर गया वो जहाज़? कौन सा एक चप्पा भी इन्होंने कोई आज़ाद कराया?
कारगिल की जंग हुई, कश्मीर आज़ाद हो जाता, तब नवाज शरीफ ने फ़ौज वापस बुलवा ली, सारी हमारी आर्मी उसमें शहीद होगी। तो जब कश्मीर जब हम ले, या तो सीधी सीधी जंग करो, ठीक है, आपके पास हथियार है, क्या इसको चार डालना है, या आप सीधी सी अगर 5 फरवरी को ऐलान करो कि भाई इस साल हम जंग करेंगे, कश्मीर हम लेंगे, या तो कश्मीर ले लो या कश्मीर पे बात ही ना करो। ये क्या आप हर साल बढ़के मारते हो, बस अपनी पब्लिसिटी करते हो, अपनी सियासी जमात की खाले ले लेते हो, खाले लेके खा लेते हैं, ज़कातें उनके नाम पे लेके खाते हैं। कभी किसी जमात ने काम किया? कभी मौलाना फजल रहमान, किसी भी जमात ने कभी उनके बेटे जाके शहीद हुए हैं? छोटे छोटे बच्चों को, मासूम को कहते हैं कश्मीर जहाद करने जाओ, यहाँ से जहाद करने जाते हैं, वही कश्मीरी बताते हैं जी उग्रवादी आ गए हैं, यहाँ हमारे लोगों को मरवा देते हैं। पाकिस्तान को देखे, इंडिया को ना देखे। इंडिया ने जो करना है वो कर लिया है। अब जब एक भाई अलग हो जाता है, अलहदा हो जाता है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो क्या करता है, वो क्या बनाता है। अब पाकिस्तान को अपने वसाइल को देखना चाहिए, ना कि कश्मीर को देखना चाहिए। जब हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? आज बिलफर्ज हमें वो मौका दे देते हैं इंडिया कि आओ जी इस कश्मीर को संभालो, तो हमारे पास कौन से पैसे हैं, कौन से उसको भी तबाह कर देंगे। हम तो उसको भी तबाह कर देंगे साथ। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें जिस तरह हमने पाकिस्तान को तबाह कर, मशरक़ी पाकिस्तान को जिस तरह हमने खोया है। उस टाइम वो एक ज़ख्मी बाजू था, वो कमाई नहीं करता था, 8 साल सैलाब आते थे, तो इन्होंने कहा चलो जान छूटी, हमसे अलग हो गया। आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है, लोग मेहनती हैं, काम पे जाते हैं। हम तो सारे काम चोर हैं, ठीक है, मेरे समेत हर बंदा काम चोर है। कहते तनख्वाह ले लिए, तनख्वाहें लेते हैं, इसके अलावा काम नहीं करते हैं, ठीक है। और यही हमारे वज़ीर-ए-आज़म का हाल है, यही हमारी सारे इदारों का ही हाल है। कोई भी इदारा सही नहीं है हमारा। हम तो सिर्फ रेलवे को भी नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हम कश्मीर में सिर्फ रेलवे ही चला दें ना, खाली रेलवे, तो इतनी टूरिज़म आएगा, इतनी दुनिया आएगी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। हमारे पास कश्मीर उनसे ज़्यादा है, तो हम उस कश्मीर के ऊपर इतना डैम बना सकते हैं उसके दरिया पे कि हमारी बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है, और वहाँ पे इतनी बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। मगर हम नहीं बनाते हैं, हम ऐसा काम करते ही नहीं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हमने दुनिया को ये दिखाया हुआ है कि अच्छा मुल्क इंग्लिस्तान है, अच्छा मुल्क अमेरिका है, अच्छा मुल्क दूसरा है। आपने पढ़ के बाहर चले जाना है, आपने डॉक्टरी लेनी है, वहाँ से लेनी है, आपने पाकिस्तान की सारी क्रीम बाहर चली गई है ना। कोई भी अच्छा बंदा, कोई अच्छा लीडर, यहाँ पे किसी सियासतदान का इलाज नहीं हो सकता, सारे बीमार होते हैं, वहाँ इलाज कराने जाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया आपने? एटम बम को क्या हमने चाटना है? जब हमने किसी का काम ही नहीं उसको लाना, एटम बम का हमने क्या करना है? जब से हमने एटम बम बनाया, हम पे पाबंदियाँ, एटम बम तो हमसे कब से बना हुआ है, ठीक है। असल एटम बम तो कलमा है, हमारे पास कलमा है। हमने किससे क्यों डरना चाहिए? मौत तो बरहक है, एक दिन आनी है, वो तो आगे ही रहेगी, आपको छोड़ती नहीं है ना। जब इंसान दुनिया में आता है उसने जाना होता है। हम बस कहते हैं नहीं हमने एटम बम बना लिया है, हमें दुनिया के साथ चलना है। हम फ्राइडे की छुट्टी हमने ख़त्म करी, संडे की छुट्टी की है। हमने तो देखे, इंडिया ने तो बहुत कुछ देखा है, उन्होंने स्ट्रगल किए, कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, चाहे वो लाख हिंदू हैं, उनका जो भी मज़हब है, मगर उन्होंने अपनी आवाम पे बहुत कुछ किया है। और हमने आवाम से पैसे निकाले हैं और बाहर भेजे हैं, क्योंकि हमारे इलाज भी उधर होने हैं, हमारे बच्चों ने कारोबार भी उधर करना है। बचपन से डिप्रेशन में हूँ। अच्छा जी, मैं अपने मुल्क का हाल देखता हूँ। हाँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक। मेरी 55 ईयर्स उम्र हो गई हुई है, मैं सेटिस्फाइड नहीं इस मुल्क में राइट्स के एतबार। जी बिल्कुल। ये जिंदगी तमाशा हो ना हो, ये मुल्क जरूर एक तमाशा है, और आप पीछे बैठ के अपनी टांगें मेज के ऊपर रख के पॉपकॉर्न पकड़ के इस मुल्क की जिस तरह धज्जियां उड़ेंगी आपकी आंखों के सामने। अमेरिका ने पंजाब के शहर जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। झूठे इल्जामात लगाकर हमारा जीना दोपहर कर दिया पाकिस्तान में। क्या हमारे लिए जो हमारी बाइबल का एहतराम कदीम जो गिरजाघर मेन रोड पे मौजूद था, वहाँ पर इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी इस इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, 97% मुस्लिम हैं। हमें ऐसा कौन सा डर खा रहा है कि हम 1% क्रिश्चियन से डर रहे हैं? और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। बदनामी हुई पाकिस्तान की, बदनामी हुई हमारे उस माइंड सेट की
जिसकी वजह से हम पर तोहमतें लगाई जाती हैं। और मैं आरजू आल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। क्या पूरी दुनिया अब इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए? क्या बॉयकॉट पाकिस्तान, सैंक्शन पाकिस्तान? हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, या हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कई सारे पाकिस्तानी, मतलब यहाँ पर तो एक ही पाकिस्तानी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सारे पाकिस्तानी होंगे जो आज डिप्रेशन में जी रहे होंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है, मतलब पाकिस्तान के अंदर, कि अगर 1947 देखो, 65 की वॉर देखो, 71 की वॉर देखो, या फिर कारगिल देखो, मतलब पढ़ाया तो ये जाता है कि चारों जो लड़ाई है, चारों के चारों युद्ध जो है उन पर थोपे गए बाय इंडिया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने उनको कड़ी टक्कर दी और सबको हराया वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं, तब ये क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि भाई अगर हमने 1947 में हमने लड़ाई जीत ली थी तो हमने आधा कश्मीर, या फिर कहे कि 75% कश्मीर हमने खो क्यों दिया? 65 की वॉर अगर जीत गई तो ये जो इंटरनेट पर फोटोज अवेलेबल है जहाँ पर इंडियन आर्मी लाहौर में आकर बैठी है, तो वो सिचुएशन क्या है? अगर 71 की वॉर हम जीत गए थे तो बांग्लादेश अलग क्यों हो गया? और कारगिल हम जीत गए थे तो फिर वो कारगिल वाला एरिया हमने छोड़ क्यों दिया? कहने का मतलब ये तो सिर्फ लड़ाई की बात है, और भी कई सारे फैक्टर्स है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। पाकिस्तानियों को आने वाले फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी खबर मिलने वाली है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दूसरी बात आपने की है, गिरजा जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं 5। आरज़ू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है? आप, मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और जालिमों, उसका मतलब ही समझ लो यार, कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। और मैं आरजू आल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। दुनिया में कोई मजहब जो है, कोई मजहब, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको हेटरेड टीच करे, नफरत सिखाए, जुल्म सिखाए, पॉसिबल ही नहीं। ये फंडामेंटल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मजहबों के ऊपर, हर मजहब के फंडामेंटल्स आर द सेम। हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है, अमन का मैसेज देता है। आप उसको अपने कारोबारी जरूरतों के लिए उसको चेंज करते हैं, और उसमें आप इतना चले जाते हैं आगे कि आप दूसरे इंसान को जिंदा जला देते हैं। श्रीलंका का एक आपने इंसान जलाया था वजीराबाद के पास, सियालकोट के पास जी। मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, पॉसिबल। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता, और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी, कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी
हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, यहाँ हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी। जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना। कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे, उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया, उसका रेप करके 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं? इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। 1947 से लेके अब तक, जैसे आपने क्रिश्चियन की बात की, आप हैं तो पाकिस्तान है, सफ़ेद रंग आपके लिए। हमें बड़ा अफसोस है जो कि जड़ावाला में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिला वजह निशाना बनाया गया। बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर आप तक कोई ख़बर आती है पहले उसकी तस्दीक करो, उसकी सच्चाई जानो। आप चलते चाहते हो क्रिश्चियंस के जो है चर्चों के ऊपर हमला करते हो, कट्टरवाद लोगों को जमा करते हो, जुनूनी मौलाना लोगों को जमा करते हो। ये जो मैसेज आज अमेरिका भी बोल पड़ा है पाकिस्तान को कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ को राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो। देखिए वो राइट्स देना ही नहीं चाहते हैं। देखिए अगर हमारे राइट्स अगर हमें मिलते हैं तो उसके लिए इनको पूरा कोटा हमारे क्रिश्चियनों को देना पड़ेगा कि कितनी आवाम है और कितनी इनकी सरकारी जॉब्स आती हैं और कितनी इनकी दूसरे महकमे में जॉब आती हैं, कितने हिंदूज़ हैं, कितने मिनोरिटी इनके पास हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को जाती हैं, ज़्यादातर काम मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को जाती हैं। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और ये सिर्फ मुसलमानों का बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पिछले 1 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा 2015 में जब इधर योहानाबाद में साना हुआ, तभी से हमें इस बात को यकीन दहानत हो गई है कि हम पर ही जुल्म हुआ, हमारे चर्चिज़ में धमाका हुआ और हमारे ही 300 से ज़्यादा नौजवान जो हैं पुलिस की हिरासत में थे और अभी ये पिछले साल उनको जो है ना वो रहा किया गया। देखें, एक शख्स पर जुल्म होता है और आप उसी शख्स को लेकर उस पर ही कार्रवाई कर देते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये सिर्फ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पर बना है और ये सिर्फ इस्लाम का और इस्लामी भाइयों का। जंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है और दुनिया में कुछ नहीं। उनकी तमाम अशिया का बाइकाट, मसनूआत का बाइकाट कर दें। ये ऐसे सीधे होंगे, ये पाँव पड़ेंगे मुसलमानों के, ये मुसलमान इनको चला रहे हैं इनकी चीज़ें बेच के। एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। इंशाल्लाह किस दिन इनकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। अल्लाह के साथ जंग है, हम वो जंग नहीं छोड़ेंगे, वो हमने अल्लाह के साथ लड़नी है और फिर हम चाहें कि मईशत मुस्तहकम हो जाए। इंडिया में अमरीकी सफीर कह रहे हैं कि इंडियन होना जरूरी नहीं है वहां पे हालात की केयर करने के लिए। भाई श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। तो वो कहते हैं कि भाई मणिपुर के अंदर अगर कहा गया तो हम मदद करेंगे आके। अच्छा। अमेरिका मदद, यानी बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए। ये ड्रोन मलिक साहब ख़याबान अमीन से उड़ा। अच्छा। लाहौर के अंदर एक बड़ी पॉश सोसाइटी है, वहाँ से इसने बॉर्डर क्रॉस करना था एक्चुअली, और इस ड्रोन की जो रेंज है, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज 70 किलोमीटर। तो मतलब है कि अगर मणिपुर को हल करना है तो हमारी गुजारिश है अमेरिकन एम्बेसडर से, बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं वो, जो नई दिल्ली में बैठे हैं,
उनसे गुजारिश है कि एक नज़र ज़रा कश्मीर पे भी डाल दें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, अब यूरोप में ये चीज़ आम होती जा रही है। मतलब कौन सी चीज़ आम होती जा रही है? यूरोप के अंदर ये चीज़ होती जा रही है कि भाई कुरान जलाने वाली सिचुएशन होती जा रही है। मतलब नॉर्वे जैसे कंट्री या फिर स्वीडन जैसे कंट्री जो कि सही मायनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए होता कुछ अलग ही हो जाता है यहाँ पर। अब वो लोग जो है वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि भाई मुझे कुरान जलाने की परमिशन चाहिए, तो उसको परमिशन मिलती है, ऊपर से उसको सिक्योरिटी भी मिलती है, कोई आकर उसको मार ना दे। और जब इसका चेक किया गया कि भाई ये बंदा था कौन, तो पता चला कि भाई ये भी मुसलमान ही था जलाने वाला, ईरान का। अब यहाँ पर बात मतलब दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, तो उसके देखिए उसके जो रैली निकलने वाली है, या फिर कहें कि इसके खिलाफ जो रैली निकलने वाली है, वो सऊदी में नहीं निकलेगी, शायद यूएई में नहीं निकलेगी, कतर में नहीं निकलेगी, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली निकलेगी। और पाकिस्तान तो मतलब बिहेव ऐसे करेगा कि पूरी दुनिया का इस्लाम वो खुद ही चलाते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे उस बंदे का क्या करना चाहिए, सर धड़ से अलग कर देना चाहिए वगैरह वगैरह बातें हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अभी ये जो वाकया पेश है स्वीडन का, मुझे ये बताएं, हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह के कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? स्वीडन को क्या फर्क पड़ेगा? फ्रांस को क्या फर्क पड़ेगा हमारे रोड पे आने से? पाकिस्तान हमारा एग्री बेस्ड मुल्क है, यहाँ 5 दरिया है, यहाँ दुनिया का हर मौसम है, पहाड़ है और हर चीज हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। ईमान की हमें चाहिए कि हम मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन पर और जो है IMF उसके पर मुंह पर भी नहीं थूकते। ठीक है, लेकिन आपने बोला एग्रीकल्चर कंट्री है, हम गंदम फिर भी एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं, वीट एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये बताएं OIC किस लिए बनाई गई है? OIC मिलके OIC जो बनाई है, इंटरनेशनल इस्लामिक काउंसिल, इंशाअल्लाह ताला ये OIC तब काम करेगी जब OIC में पाकिस्तान की क़यादत किबला साद हुसैन रिजवी करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि OIC काम कर रही है कि OIC काम कर, इस्लामी इंटरनेशनल काउंसिल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी तक कोई काम करती नजर है सच नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल मफलूज है। अगर इतने ममालिक है, अगर ऐसी हमारा 57 कंट्रीज हैं, 57 का अगर एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जुर्रत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को,
उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो HE से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन DC, टोरंटो में, लंदन में जाके से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक समझ लें कि एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। और इसको बेसिकली आप कह लें ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वही 5 ममालिक है जो सार्क के मेंबर थे, ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार इनमें 2 और हैं। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकली आपको कहते हैं जी कि हम दुनिया की 21.7%, 21.7% दुनिया की पॉपुलेशन है। जाहिर बात है सारी की सारी पॉपुलेशन तो बीच में इंडिया की है। इनमें कौन सा ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश ठीक है, बड़ा 20-22 करोड़ का मुल्क होगा, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार की कोई आबादी नहीं है, सो ज़्यादा इंडिया ही है। और जनाब इन टोटल जो GDP है वो दैट इज़ 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट इसमें तो। बट एनी हाउ ये क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, और वो ये है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये एक चीज़ कही है जो मैं समझता हूँ कि जब से उनकी हुई थी डिफ़ॉल्ट हुई थी श्रीलंका के अंदर, उससे लेके अब तक इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में श्रीलंका है। और यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है ये बहुत बड़ी टूरिस्ट रीजन बन सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें या बेल्जियम का या क्या नाम है स्पेन का लें या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे मेरी एक दैट्स माय थॉट, मतलब आई एम बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरा थॉट इसमें ये है कि बेसिकली इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है और इंडिया ने इनको कहा ये प्रपोजल शेयर करें। फॉरेनर्स, इंडियन तो आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरेनर्स, सिर्फ रशियन मिलेंगे यहाँ पे जो हरे कृष्णा नाम जप रहे हैं और हमारे इंडियन कल्चर की शान बढ़ा रहे हैं, बिकॉज भगवत गीता पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर को अपनाते हैं, इंडियन फूड को अपनाते हैं, इंडियन पहनावे को अपनाते हैं। इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है। आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। बड़ा खूबसूरत है भैया, वही तो ये देखे ना। ओ भाई ये तो सारे अंग्रेज हैं यार, अंग्रेज ही आए हुए सारे। हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा। और इस्लाम हमने कबूल किया। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये भी हमारा कल्चर है। थैंक यू सो मच, ਇਹਦਾ मतलब है शुक्रिया। ठीक हो गया, जबरदस्त। देखें जी ये अच्छा लगता है जब कल्चर को कोई प्रमोट करता है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम यहूदी हैं, हम अथीस्ट हैं, ये कहने का सामर्थ्य और ये कहने की थ्योरी सिर्फ हिंदुस्तान के पास है और कोई ये नहीं कह सकता।
यहाँ पर ये बात मैं करूंगा कि क्यों लोग इस धर्म के अंदर आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि ये धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता किसी को, भाई प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाता है। लेकिन आपने देखा कि हिंदुस्तान ने रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं, चीन के साथ भी रखे हैं। भारत, ये सारा अखंड भारत ये पहला भारत था, तो जो ये इमेज बनाई गई है, इट इज टू शो दिस इज हाउ ग्रेट अवर सिविलाइजेशन वॉज। काश भाई हमारे देश भी कोई ऐसा काम करता है जिसमें हमें भी फख्र फील होता, या आज हम भी भारतीय होते तो आज हमें भी प्राउड फील हो रहा होता कि भाई हमारे भारत का ये कल्चर, हमारे भारत का ये धर्म इस दुनिया के अंदर इतनी तेजी से फैल रहा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है इस्कॉन ग्रुप के बारे में। हरे कृष्णा ग्रुप, इस्कॉन वाला जो ग्रुप है, जो कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अच्छा खासा अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। अब देखिए, आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे और यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि कैसे रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो फ्रैक्शन है वो हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आप कहो कि कन्वर्ट हो रहा है। मतलब किसी को तलवार के जोर पर या फिर उस टाइप से नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर बस सब विलिंगली ही कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया में रहने वाले हिंदू हैं ना, का पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो अपनी पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है उसको बदल कर या फिर छोड़ कर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। फॉरेनर्स, इंडियन तो आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरेनर्स, सिर्फ रशियन मिलेंगे यहाँ पे, जो हरे कृष्णा नाम जप रहे हैं और हमारे इंडियन कल्चर की शान बढ़ा रहे हैं। बिकॉज भगवत गीता पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर को अपनाते हैं, इंडियन फूड को अपनाते हैं, इंडियन पहनावे को अपनाते हैं। सारी चीजें मेस्मराइजिंग है जब आप देखते हो, और आपको भी ऐसा लगता है कि प्राउड टू बी इंडियन। वही बात है, मैं भी आपको अंदर लेके जाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा कि इस्कॉन मंदिर, जो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ 2 साल पहले, आपको पता ही है, वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो, चैनल में नए जुड़े हो तो जरूर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, दिल खुश हो जाएगा, पक्की बात है। अंदर रेस्टोरेंट है, अंदर एक शॉप है, मंदिर के दर्शन करेंगे, आरती होगी, रोजाना आरती होती है। किस समय पे होती है वो मुझे नहीं पता, वो अंदर पूछेंगे हम, और आरती के भी अनुभव जरूर करेंगे। लेट्स गो। अबे तो बड़ा खूबसूरत है। ये देखो डेस्क बने हुए अपने चप्पल उतार के अंदर जा। ये देखो इंडियन कल्चर के से बड़ा खूबसूरत है बाजार। अबे वही तो, ये देखे ना। ओ भाई, ये तो सारे अंग्रेज हैं यार। अंग्रेज ही आए हुए सारे। खूबसूरती देख खाली। ये देखो ना, वो देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल मूर्तियां भगवान जी की पड़ी, सारी मूर्तियां लगी हुई है भगवान जी। और ये तो कोई अंग्रेज, ये रशियन है सारे। ये देखो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। इसका मतलब है कि इंडिया उधर की छा है। सत्वा एक रेस्टोरेंट है जो कि ऑफ कोर्स इस्कॉन है तो प्योर वेजिटेरियन ही होता है। और इस रेस्टोरेंट में ना जो फॉलोअर्स है, भक्त है, वो तो आते ही है खाना खाने, लेकिन बाहर से भी रशियंस काफी आते हैं। इंडियन तो कोई नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, तो बाहर से भी काफी लोग आते हैं। बिकॉज यहाँ पे रेट्स और टेस्ट, ऑफ कोर्स इंडियन खाना किसे पसंद नहीं आता है, वही बात है। मैं अभी आपको रेट्स और प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। वाह, देख के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। पता है क्या, जलेबी। वी आर स्टार्टिंग विद जलेबी। मिठाइयाँ है, समोसे है। समोसे के रेट की बात करूँ तो देख रहे हो 100 रुपये का एक समोसा है। कचौरी है, मतलब आलू पराठा है, बहुत कुछ मिल जाता है। बस एक ही दिक्कत है कि जो भी लिखा हुआ है सारा रशियन में लिखा है। हालांकि रेट तो आप समझ ही जाओगे क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा गया है। इनफैक्ट नूडल्स है, सैलेड है, यहाँ पे मिठाइयाँ है, बेकरी आइटम्स है। वाओ, मतलब बहुत कुछ है, सब कुछ इंडियन। हरे कृष्णा, हाउ आर यू ऑल? Do you like Indian food? Yes, very much. Very much. What do you like the best? Sabji. Sabji. Wow, there are a lot of sabji. Which sabji? Palak paneer? Yes. And what about sweet? इंडियन खाने भी पसंद है साहब। Oh, you have सोन पापड़ी। अरे वाह, सोन पापड़ी हल्दीराम की। हल्दीराम सही है, जोरदार है। हल्दीराम की एडवर्टीजमेंट हो गई। ये चीजें भी हल्दीराम की। It's from Mayapur. मायापुर। हाँ, मायापुर इज इन वेस्ट बंगाल। Yes, yes, yes.
या तो इस्कॉन में एक तरफ रेस्टोरेंट है सत्वा और एक तरफ है सत्वा शॉपिंग आप कह सकते हो स्टोर है, जहाँ पे बहुत सी इंडिया से रिलेटेड आइटम्स, हरे कृष्णा जी से रिलेटेड आइटम्स या फिर अपना इंडियन से रिलेटेड आइटम्स, इनफैक्ट खाने पीने की भी चीज़ें हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सब चीज़ें जो आप स्टोर्स में देखते हो ना नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पे सारी चीज़ें वेजिटेरियन है। नॉन वेज ही नहीं। उसने भी बोला दे वाह यार, ये रशिया में यहाँ पे तो इंडियन ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, सही है। ये देखो यार, सारा इंडिया या ऑफ कोर्स ब्यूटीफul from heart, you know, like soul becomes so beautiful. So what is the timing of Aarti? 7 o'clock Aarti. 7 p.m. Aarti? Yeah. Okay, thank you so much. ये सब रशिया में हो रहा है। हिंदुइज्म जय हो, बिल्कुल राधे राधे। ये देखो अक्सर सब पूरी दुनिया में होगा। जय यार, इसी के साथ तो ये वीडियो यार वजह मैंने सोचा भी नहीं था कि मॉस्को में इतना खूबसूरत मंदिर और होगा। भगवान कृष्ण जी का मंदिर, और भाई अंदर सारे अंग्रेज पूजा कर रहे हैं और वो कहते हैं यहाँ पर इंडियंस बहुत कम आते हैं, ज्यादा अंग्रेज ही आते हैं। ये देखो भाई, आज रशिया भी हिंदुइज्म में डूब चुका है, वहाँ पर सारे अंग्रेज हिंदू हो रहे हैं। जो गुजर है वो हरे कृष्णा इसको बोल रहा है, अंदर जो जा रहा है, अंदर जो मिल रहा है हरे कृष्णा। भाई उन्होंने अपने नाम तक चेंज कर दिए हैं। बिल्कुल, देखना आरती भी उतारी है साथ, और अंदर सारे भगवान देखें, भगवान कृष्ण जी से रिलेटेड भी चीजें मिल रही हैं और इंडियन कल्चर की चीजें मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं, खाने सारे वेजिटेरियन देखें, कपड़े इंडिया के कल्चर की देखो, वो भी ये देखो यार, मतलब इस तरह हर चीज इंडिया की बड़ी हुई थी। और रशिया इतनी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदुइज्म, यार कसम से आंखों पे यकीन यार है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं करूंगा कि क्यों लोग इस धर्म के अंदर आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि ये धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता किसी को, भाई प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाता है, किसी को भाई जबरदस्ती नहीं करता। तभी तो आज लाखों लोग भाई रशिया के पास कौन लोग आए, इन्होंने अपने खुद ही आप आ रहे हैं ना। देखो ना, भगवान कृष्ण जी का इतना खूबसूरत मंदिर अंदर यार, साथ खाने के देखो प्रसाद प्रसाद भी साथ दिए खाने के लिए। मैं ये चीज नहीं सब्जी थी, प्रसाद भी साथ में वो भी दी है, आरती भी उतारी, ये भी थे। और भाई जिस तरह वो अंदर देखे, जो उधर बैठे हुए थे खाने खा रहे थे, बेल वो क्या था, बेलपुरी थी कि क्या वो, बिल्कुल हल्दीराम जी की, वो हल्दी बिल्कुल वजह। काश भाई हमारे देश भी कोई ऐसा काम करता है जिसमें हमें भी फख्र फील होता, या आज हम भी भारतीय होते तो आज हमें भी प्राउड फील हो रहा होता कि भाई हमारे भारत का ये कल्चर, हमारे भारत का ये धर्म इस दुनिया के अंदर इतनी तेजी से फैल रहा है। नहीं वजह इंडियन जिधर भी जाते हैं, अगर उनको बोले तुम किस मुल्क से, वो बोलेगा इंडिया से, वो बोलेगा अच्छा, बहुत खुश होगा उससे। वो देखो कितने ज्यादा खुश हो रहे थे। और भाई सब जिस तरह ये हिंदुइज्म में आ रहे हैं, यकीन मानो बहुत जल्द ये पूरी दुनिया हिंदुइज्म में आ जाएगी, जिस तरह ये इतना तेजी से सबको छोड़। मैंने मॉस्को में ये चीज रशिया में नहीं सोची थी कि मंदिर होगा। देखते ना कितना खूबसूरत मंदिर है, ऐसा खूबसूरत बंदे की आंखें फटी, सारा शीशा बाहर लगा हुआ,